आज हम जिस मूवी की बात करेंगे उसका नाम है ट्वाइस बॉर्न, जो 2012 में रिलीज हुई एक दिलचस्प और सस्पेंस से भरी मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम एक बुढ़ी औरत को देखते हैं। इस औरत का नाम गैमा है। उसे एक फोन आता है। फोन करने वाले शख्स का नाम गोचको है। वो उसे डियागो की फोटो एग्जीबिशन देखने के लिए सराजेवो नाम के एक शहर में इनवाइट करता है। फिर हम गैमा के पति को देखते हैं जिसका नाम गिलियाना है और वो एक मेजर है। गैमा उसे गोचको के फोन के बारे में बताती है कि उसने गैमा को सराजेवो इनवाइट किया है डियागो की फोटो एग्जीबिशन देखने के लिए। ये सुन उसका पति थोड़ा परेशान हो जाता है और पूछता है कि गोचको अभी तक जिंदा है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि गैमा का एक बेटा है जिसका नाम पिएत्रो है और गैमा के साथ उसके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन वो उसे अपने साथ सराजेवो ले जाना चाहती है। गैमा पिएत्रो को लेकर सराजेवो आ जाती है। गोचको से लेने आता है और वो साथ में एक कैफे में बैठकर कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद पिएत्रो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चला जाता है। गोचको गैमा से कहता है कि पिएत्रो अच्छा बच्चा है। गैमा कहती है वो बिल्कुल अपने पापा जैसा है। ये सुनकर गोचको मुस्कुराता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम यंग गैमा को यंग गोचको के साथ देखते हैं। गैमा जब सराजेवो आई थी, गोचको उसका गाइड था। वो यहाँ किसी पोइट के ऊपर रिसर्च के लिए आई थी। वो उसे उसके गाइड करने के लिए अच्छा पैसा देने की बात करती है, जिससे नाराज होकर वो गैमा को होर कहकर बुलाता है। नाराज होकर गैमा गाड़ी से उतर जाती है और पैदल जाने लगती है। गोचको उससे गाड़ी में बैठने की रिक्वेस्ट करता है और तभी स्नोफॉल होने लगता है। ये देख गोचको काफी खुश हो जाता है और गैमा से कहता है कि वो गुड लक लेकर आई है, क्योंकि ये इस सीजन का पहला स्नोफॉल था। गोचको खुद भी पोयम लिखता है, इसीलिए वो गैमा को उस पोएट की पोएम्स को एक्सप्लेन करता है जिसकी रिसर्च के लिए वो यहाँ आई है। गैमा से गोचको को पहली नजर में प्यार हो जाता है। गोचको गैमा को अपने कुछ फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है और यहाँ वो पहली बार एक अमेरिकन फोटोग्राफर डियागो से मिलती है। पहली नजर में ही दोनों के बीच एक अजीब सा स्पार्क नजर आता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। गोचको उन दोनों के बीच की नजदियों को भाप जाता है। डियागो गैमा से पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। गैमा बताती है कि वो कुछ सालों तक किसी के साथ थी। वहीं डियागो अभी तक सिंगल है। वो गैमा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ भागने को कहता है। वो कल यहाँ से जाने वाला है। पहले वो खुश था, लेकिन गैमा से मिलने के बाद वो सैड है कि कल वो यहाँ से चला जाएगा। गैमा बताती है कि कल वो भी यहाँ से जाने वाली है। उसके बाद वो सब मिलकर वहाँ डांस करते हैं, स्नो का मजा लेते हैं। गोचको उन्हें अपनी बहन से मिलवाता है जिसने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया है। गैमा उस बच्चे को गोद में लेती है। डियागो से पूछता है कि क्या उसे बच्चे पसंद हैं, क्योंकि डियागो को बच्चे काफी अच्छे लगते हैं। रात में गोचको गैमा और डियागो को अपने घर लाता है। रात में जब गोचको सोया हुआ था, डियागो गैमा के रूम में आता है और उससे कहता है कि उसे गैमा से प्यार हो गया और वो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है। बाहर गोचको उनकी आवाजें सुनकर मुस्कुराता है। इंटीमेट होने के बाद डियागो गैमा से कहता है कि अब से तुम मेरी हो। उसके बाद हम गैमा को शादी की ड्रेस में चर्च में देखते हैं। आज उसकी शादी है, डियागो से नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी के साथ, और शादी से एक दिन पहले वो डियागो के साथ इंटीमेट हो रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और गैमा अपने पापा के पास वापस आ जाती है और डियागो गैमा से मिलने रोम आता है। गैमा के डैड डियागो से मिलकर काफी खुश होते हैं। गैमा कहती है वो यहाँ नहीं रह सकता, उसका अभी अभी तलाक हुआ है। तलाक की बात सुनकर डियागो खुश हो जाता है। वो कहता है कि उसने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। वो गैमा को अपने बचपन की एक चेयर गिफ्ट करता है। रात में डियागो गैमा को डिनर पर एक बोर्ड पर लेकर आता है और उसने उस बोर्ड को गैमा की नेकेड फोटो से सजाया हुआ था जो उसने खुद क्लिक की थी जब उसके साथ इंटीमेट हुई थी। गैमा उससे पूछती है कि तुम जिंदा रहने के लिए क्या करते हो? क्या फोटोग्राफी से वो इतना कमा लेता है कि एक बेटर जिंदगी जी सके? डियागो उससे कहता है कि वो वादा करता है कि उसके साथ गैमा का हर दिन एक पार्टी की तरह होगा। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं। गैमा उसे बताती है कि जिस रात वो गोचको के घर पर पहली बार इंटीमेट हुए थे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो बच्चा उसने खो दिया। उस बच्चे में कोई हार्ट बीट नहीं थी। प्रेजेंट में गोचको गैमा से पूछता है कि उसने कभी उससे कहा है कि वो उसे कितना प्यार करता है। गैमा कहती है कभी नहीं। गोचको कहता है लेकिन वो और डियागो एक दूसरे के प्यार में पागल थे, जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद वो सब डियागो की फोटो एग्जीबिशन देखने जाते हैं जहाँ पिएत्रो को एक फोटो दिखती है जिसमें किसी के नेक पर जलने का निशान और उस निशान पर टैटू बना हुआ था। पिएत्रो पूछता है कि क्या फोटो डियागो की है।
गैमा कहती है नहीं, ये तुम्हारे डैड की फोटो नहीं है। पिएत्रो को अजीब लगता है कि उसने डियागो को उसका डैड क्यों कहा। उसके बाद फ्लैशबैक में गैमा डियागो को अपने बच्चे की अल्ट्रासाउंड की पिक दिखाती है और उस बच्चे का नाम डियागो पिएत्रो रखता है। डियागो गैमा का फोटोशूट करता है। गैमा काफी जोर जोर से जंप कर रही थी। डियागो उसके पैरों में ब्लड को नोटिस करता है और हमें पता चलता है कि गैमा का मिसकैरेज हो गया है। इस वजह से एमा काफी अपसेट हो जाती है। डियागो उसे संभलने के लिए कहता है कि इसका मतलब ये है, ये हमारा पिएत्रो नहीं था और जिस बच्चे ने इस दुनिया में आना होगा वो आकर रहेगा। उसके बाद वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। डॉक्टर से हमें पता चलता है कि गैमा कभी मां नहीं बन सकती। उसकी एग्स काफी वीक है, जिस वजह से हर बार उसका मिसकैरेज हो जाता है। 97% चांसेस है कि गैमा बांझ है। डॉक्टर कहता है कि वो बिना बच्चे के भी अपनी लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद वो दोनों एक बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं। थेरेपिस्ट उनका इंटरव्यू लेती है कि वो क्यों बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं। गैमा बताती है कि वो डियागो को खोना नहीं चाहती और उसे लगता है कि अगर उसे बच्चा नहीं दे पाई तो डियागो उसे छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि डियागो को बच्चे बहुत पसंद हैं। उसके बाद डियागो का इंटरव्यू लिया जाता है और यहाँ वो अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताता है, जिसमें वो ये भी बताता है कि उसे ड्रग्स की लत थी और वो छोटे मोटे क्राइम कर चुका है। लेकिन गैमा के आने के बाद वो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि डियागो के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते और इस बात से उस काउंसलर को भी काफी दुख होता है, क्योंकि उसे लगता है कि गैमा और डियागो बच्चा अडॉप्ट करने के लिए बेस्ट थे और वो उस बच्चे को काफी अच्छे से रखते। बच्चा ना पैदा कर पाने की अपनी कमजोरी की वजह से गैमा काफी डिप्रेशन में है और वो डियागो से कहती है कि एक दिन उसे एक हेल्दी लड़की मिल जाएगी जो उसके बच्चे की माँ बनने के काबिल होगी। ये सब सुनने के बाद डियागो गैमा से कहता है कि वो क्या बकवास कर रही है, वो उससे प्यार करता है और उन्हें बिना बच्चे के जीना सीखना होगा। उसे समझ नहीं आता कि वो गैमा को खुश देखने के लिए क्या करे। उसके बाद वो गोचको से मिलने जाते हैं और वहाँ उसके दोस्तों के साथ काफी एंजॉय करते हैं। उसके बाद गोचको उन्हें एक मुस्लिम फैमिली के घर स्टे कराने के लिए लाता है और फिर वो गैमा से पूछता है कि वो कब बच्चे प्लान कर रहे हैं। गैमा बताती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो बांझ है। प्रेजेंट में गैमा अपने बेटे से पूछती है कि क्या उसे गोचको की बेटी पसंद है। वो मना कर देता है और कहता है कि उसे इटालियन लड़कियां पसंद है। कहानी पास्ट में जाती है, जहां हम कुछ लोगों को नाचते गाते हुए देखते हैं और यहाँ हम पहली बार अस्का से मिलते हैं, जिसे म्यूजिक में इंटरेस्ट है। उसके बाद अस्का गैमा के साथ बस में होती है और उसे अपने पैशन के बारे में बताती है कि वो लंदन जाकर म्यूजिक सीखना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। दरअसल गोचको ने अस्का को सरोगेसी के लिए मना लिया है और अस्का को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस काम के उसे पैसे मिलेंगे। वो गैमा से कहती है कि वो ये सब नेचुरल तरीके से भी कर सकती है। उसे डियागो के साथ इंटीमेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर गैमा समझ जाती है कि अस्का को डियागो में इंटरेस्ट है, लेकिन उसे साफ मना कर देती है। लेकिन अगले दिन हम देखते कि गैमा ने डियागो को अस्का के साथ एक कमरे में अकेले छोड़ दिया है। मतलब अब वो सब कुछ नेचुरल तरीके से करवाना चाहती थी। बाहर गोचको गैमा के पास आता है और उससे कहता है कि जब डियागो और अस्का अंदर इंटीमेट हो रहे हैं और किस्मत हम पर हंस रही है, हमें अपनी आंखें बंद करके एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाना चाहिए। पता नहीं कल हम जिंदा बचे या नहीं। दरअसल गोचको स्टार्टिंग से गैमा को पसंद करता है, लेकिन गैमा डियागो से प्यार करती है। वो गोचको की इस ऑफर को ठुकरा देती है और कहती है कि तुम नहीं मरने वाले। प्रेजेंट में गैमा का बेटा पिएत्रो गैमा पर काफी चिल्लाता है उसे इस जगह लाने के लिए, क्योंकि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। वो उससे पूछता है कि वो उसके पापा यानी कि अपने पति के साथ ऑफिसर्स क्लब क्यों नहीं जाती और ना ही ऑफिसर्स की वाइफ के साथ उठती बैठती है। वो बस यहाँ डियागो के लिए आई है, ना कि अपने बेटे के लिए। वो डियागो को गाली देता है, जिस पर गैमा उससे कहती है कि तुम डियागो को एक बार पापा कहकर क्यों नहीं बुला सकते। ये सुनकर पिएत्रो वहाँ से चला जाता है। पास्ट में 1992 में बोस्नी वॉर छिड़ी हुई है। हम डियागो को देखते हैं जो काफी घबराया हुआ है। वो गैमा से बताता है कि उसके और अस्का के बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से डियागो काफी गुमसुम रहने लगा था। वो गैमा से भी दूर होता जा रहा था। वो गैमा से कहता है कि ये दुनिया नरक बनती जा रही है। कुछ दिनों बाद जब पूरे शहर में वॉर की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ था, गैमा देखती है कि डियागो चोरी छिपे किसी के लिए खाना लेकर जा रहा है। वो उसे फॉलो करती है और देखती है कि अस्का प्रेग्नेंट है और डियागो उसी के लिए खाना लेकर आया था। बाद में डियागो गैमा से बताता है कि उसे पता था कि वो उसका पीछा कर रही है और उस दिन वो अस्का के साथ इंटीमेट हुआ था और उसके बाद से कई बार वो उसके साथ इंटीमेट हो चुका है।
गैमा पूछती है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो? डियागो कहता है हाँ। गैमा पूछती है और मुझसे? डियागो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। युद्ध की वजह से वहाँ के लोगों की हालत काफी खराब हो गई थी। डियागो अब अस्का का ज्यादा ध्यान रखने लगा था। वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसके लिए खाना लेकर जाता है और ये सब देखकर गैमा को काफी गुस्सा आता है कि अब वो उसका बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। गैमा अस्का के पास आती है और अस्का उससे कहती है कि वो ये बच्चा पैदा होते ही उसे दे देगी अगर स्नाइपर्स ने उसे गोली नहीं मारी तो। प्रेजेंट में गोचको कुछ आदमियों के साथ पियत्रो को फुटबॉल खेलने के लिए इनवाइट करता है और खेल खेल में वो पियत्रो को पीटने लगता है और ये देख गैमा गोचको पर चिल्लाती है। पास्ट में हम देखते हैं कि अस्का की पेन शुरू हो गए हैं और वो बेबी डिलीवर करने वाली है। डियागो और गोचको उसकी मदद करते हैं, लेकिन गैमा दूर से उसे देखती रहती है। जल्दी वो एक बेटे को जन्म देती है और गैमा अस्का को पैसे देकर वो बच्चा उससे ले लेती है, जिसे लेकर वो रोम जाने की तैयारी करती है। लेकिन डियागो के पास पासपोर्ट ना होने के कारण वो गैमा के साथ नहीं आ पाता और गैमा को अकेले ही जाना पड़ता है। एक स्टॉप पर उसे एक ऑफिसर मिलता है। वो गैमा को बच्चे के साथ अकेला देख उसे रूम के लिए लिफ्ट देता है और ये वही ऑफिसर है जो प्रेजेंट में गैमा का पति है। वो उस बच्चे की काफी केयर करता है। गैमा भी अब उसकी माँ का रोल निभाने लगती है और अपने पापा के पास आ जाती है और वहाँ आकर उसे पता चलता है कि डियागो मर चुका है। समुद्र में डूबने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। उधर प्रेजेंट में गोचको अपनी नीस और बहन की कब्र पर आता है जो युद्ध के दौरान मर गए थे। फिर गैमा उससे पूछती है कि क्या गोचको शादीशुदा है? गोचको बताता है हाँ, और उसकी एक बेटी भी है। उसके बाद गोचको उन्हें अपने घर लेकर आता है जहाँ वो उसकी बेटी से मिलती है और जब वो घर के अंदर दाखिल होती है वो अस्का को देखकर चौंक जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अस्का गोचको की वाइफ है। गैमा को ऐसा लगता है कि ये सब गोचको का प्लान था उसे यहाँ बुलाने का, ताकि वो उसे उसका बेटा छीन सके, जो असल में उसका नहीं अस्का का बेटा है। अस्का कहती है कि वो बस अपने बेटे को देखना चाहती है और जब वो पियत्रो को खिड़की से देखती है गैमा को अस्का के नेक पर वही निशान दिखाई देता है जो उसने डियागो की फोटो एग्जीबिशन में देखा था। गैमा कहती है कि उसे लगा था कि अस्का मर चुकी है, लेकिन वो तो जिंदा है और अभी भी बच्चे पैदा कर रही है। अस्का कहती है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है जिस दिन गैमा अस्का और डियागो को अकेले उस कमरे में इंटीमेट होने के लिए छोड़ के गई थी और जब डियागो और अस्का एक दूसरे के साथ थे अस्का डियागो को कुछ खाना लाने के लिए नीचे भेजती है। डियागो जब नीचे जाता है तब उसे वहाँ स्नाइपर्स दिखते हैं जो उस जगह मौजूद लोगों को गोली मार रहे थे। ये सब देख डियागो डर जाता है और एक जगह छिप जाता है और जब वो स्नाइपर्स कमरे के अंदर आते हैं जहाँ उन्हें अस्का बिल्कुल नेकेड दिखती है वो सब मिलकर उसका रेप करते हैं। डियागो छिपकर अस्का का रेप होते हुए देखता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो स्नाइपर्स उसे भी मार देते। रेप करने के बाद एक स्नाइपर अस्का की नेक पर जलते हुए सिगरेट घुसा देता है और अस्का की नेक पर जो निशान था वो उसी जलती हुई सिगरेट की वजह से था। अस्का दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, उसके साथ काफी बुरा होता है। फिर वो स्नाइपर्स अस्का को अपने साथ ले जाते हैं जहाँ उसकी जैसी और भी लड़कियां गुलाम बनाई गई थी। कुछ समय बाद डियागो उन स्नाइपर्स की फोटो क्लिक करने आता है क्योंकि वो न्यूज चैनल के लिए काम कर रहा था और वहीं उसे अस्का दिखती है जिसे उन लोगों ने अपनी गुलाम बनाकर रखा हुआ था। डियागो उन सोल्जर्स को पैसे देकर अस्का को छुड़ा लेता है और अपने साथ ले आता है और हमें पता चलता है कि अस्का की बॉडी पर कई फ्रैक्चर हैं। उसे काफी टॉर्चर किया गया था और उन्हीं स्नाइपर्स की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब गैमा जिसे डियागो का बच्चा समझ रही थी वो असल में उसका था ही नहीं, क्योंकि डियागो के साथ इंटीमेट होने से पहले ही उन स्नाइपर्स ने अस्का के साथ कई बार रेप किया था। अस्का को तो ये भी नहीं पता कि वो उन स्नाइपर्स में से किसका बच्चा है। वो ये बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन डियागो ने अस्का को बच्चा पैदा करने के लिए मना लिया था क्योंकि वो ये बच्चा गैमा को देना चाहता था जो मां न बन पाने की वजह से सदमे में थी और उसे पता भी नहीं चलता कि ये बच्चा डियागो का नहीं है। इसीलिए अस्का को उस बच्चे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी और उसने वो बच्चा गैमा को दे दिया। उसके बाद डियागो ने अस्का के नेक पर एक टैटू बनाया ताकि वो उस जले हुए निशान को कवर कर सके। फिर डियागो ने उस टैटू की फोटो क्लिक की थी। बाद में डियागो अपने कैमरे को उसी बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और बाद में हम उसे चट्टान पर खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ वो ड्रग्स लेकर समुद्र में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ गैमा अस्का को गले लगाकर रो रही है। उसे पता चलता है कि अस्का किस नरक को भोग चुकी है। अस्का नीचे आती है और पियत्रो को एक टुक देखती रहती है। बाद में सब मिलकर डिनर करते हैं। जाते समय अस्का पियत्रो से पूछती है कि क्या उसका सपना म्यूजिशियन बनने का है, क्योंकि अस्का भी लंदन जाकर एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। पियत्रो कहता है नहीं, उसका सपना 5 स्टार होटल बनाने का है।
फिर वो उसे प्यार से छूती है और गैमा पिएत्रो के साथ वापस चली जाती है और अब तक पिएत्रो की उन सब के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।